हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी की क्लास, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की क्लास पर। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर विकास के बारे में पूछा गया है, विकास क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकास निरंतर प्रक्रिया है, तो ये रोंग हो जाएगा। विकास जो है निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये रोंग है। बी में दिया है एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। सी में दिया है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, तो ये कहना यहाँ पर रोंग हो जाएगा। विकास जो है व्यक्तिगत कारकों से और वातावरणीय कारकों से दोनों से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसी के अकॉर्डिंग रोंग हो जाएगा। डी में दिया है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। ऑप्शन नंबर डी में बात की गई है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन ये व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, तो ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर रोंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, अर्थात कैसा होता है, सबसे पहले जब फीटस अपनी माँ के गर्भ में आता है तो बच्चे का क्या होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद उसकी बॉडी के और पार्ट डेवलप होते हैं। तो ये क्रम जो है सभी बच्चों में समान होता है। इसका समय अलग अलग हो सकता है पर क्रम जो है सभी में समान होता है। तो विकास जो है क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। तो वातावरणीय कारक की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वंशाणु, तो वंशाणु जो होता है जीन संबंधित विकास है, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। बी में दिया है अनुवांशिकता, तो ये भी वंशानुगत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है परिपक्वता, परिपक्वता जो है बच्चे के मस्तिष्क में आती है, ये मानसिक रूप से जुड़ी हुई है, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक, तो जो वातावरणीय कारक है वो क्या है, वो विद्यालय है। अगर स्कूल का या बच्चे के विद्यालय का वातावरण सही होगा तो बच्चे का विकास भी उसी ढंग से होगा। अगर उसके आसपास का वातावरण ही अच्छा नहीं है तो बच्चे के विकास को ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण या भौतिक कारक की, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में दिया है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्राथमिक और प्रधान अर्थात मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जनसंचार, बी में दिया है सांस्कृतिक प्रचलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्यालय और डी में दिया है परिवार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार। बच्चे की किसकी बात पूछी जा रही है, समाजीकरण की जो प्राथमिक और प्रधान घटक है, प्राथमिक संस्था है, वो बच्चे का परिवार होता है। सबसे पहले अपने माता पिता को जानता है, अपने परिवार को जानता है, तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के प्रधान घटक के रूप में परिवार को या माता पिता को रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अनैच्छिक क्रियाएं जो अधिगम का कैसा माध्यम है, प्रधान है और प्राथमिक माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवेदीगामक, बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक, सी में दिया है मूर्त संक्रियात्मक और डी में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पर संवेदीगामक की जो एज होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 13 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो है इसमें अनैच्छिक क्रियाएं करता है, अधिगम को सीखता है। अधिगम जो उसका होता है इसमें प्रधान और प्राथमिक माध्यम से होता है। बच्चा जो है सबसे ज़्यादा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में सीखता है। इतना वह अपने जीवन पर्यंत नहीं सीखता जितना 0 से 2 वर्ष की अवस्था में सीख लेता है, क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं होता, कोई जानकारी उसे नहीं होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं और बच्चा जो है अपने माता पिता से सारी चीज़ें सीखता रहता है, उनका अनुकरण करता रहता है, तो इसलिए इसको प्राथमिक और प्रधान अवस्था बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर कोई स्कीमा मौजूद है, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बच्चे ने अपनी एक समझ बनाई हुई है और उसमें क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा बदलाव कर रहा है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केंद्रीयकरण, समायोजन, असंतुलनीकरण। नंबर डी में दिया है संवेदन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समायोजन। अपने मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रतः निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जीरोम ब्रूनर,
बी में दिया है BF स्किनर, सी में दिया है लेव वाइगोत्स्की और डी में दिया है हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ पर पूछा जा रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको संप्रत्यय बोला जाता है, तो ये किसने प्रतिपादित किया? ये किया लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है लेव वाइगोत्स्की ने विकास को रिक्त स्थान से रिक्त स्थान में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्कीमा। तो जहाँ पर बात होती है स्कीमा की वो ऑप्शन आप कट कर देंगे, यहाँ पर जीन पियाजे का नाम आएगा। डी में दिया है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रिया, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाएं। और नेक्स्ट रिक्त स्थान में आ जाएगा अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। जब भी बात समाज की होती है, सामाजिक क्रियाओं की होती है, सामाजिक सहभागिता की होती है, तो वहाँ पर जो नाम आता है वो लेव वाइगोत्स्की का आता है। इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए रिक्त स्थान चरणों के क्रम को प्रतिपादित किया। तो किसने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया? ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 10। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए 6 चरणों के क्रम को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? तो यहाँ पर निगेटिव की पॉइंट यहाँ आपको देखना है। यहाँ दिया हुआ है नहीं शब्द। समस्या समाधान को बढ़ाना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। निर्देशित खोज भी पॉजिटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सहयोगी अनुमान भी पॉजिटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कंठस्थ कराना ये निगेटिव कीवर्ड के अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कंठस्थ स्मरण जो होता है वो विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ए में दिया है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इनके तरीके बहुत मानक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग है। बी में दिया है बुद्धि लब्धि परीक्षणों के मापन में एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वग्रह से मुक्त हैं, तो ये पूर्वग्रह से मुक्त नहीं, ये बंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, तो ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, इनमें कुछ न कुछ निश्चित प्रकार की त्रुटि हमेशा रह जाती है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षणों के मापन में एक निश्चित प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि रिक्त स्थान प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की का सुझाव है रिक्त स्थान निर्देशित करता है, तो हमें यहाँ पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में बात करनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संज्ञान भाषा और भाषा विचार, बी में दिया है भाषा संज्ञान विचार और भाषा, सी में दिया है वातावरण भाषा अनुवांशिकता और विचार, डी में दिया है विचार अनुवांशिकता भाषा और वातावरण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी बात लेव वाइगोत्स्की की होती है तो उनका सुझाव है कि भाषा और विचार जो है ये निर्देशित करता या करती हैं। तो इनके सुझाव में क्या आता है, पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आते हैं। इनका मानना है कि बच्चा पहले भाषा सीखता है, उसी के बाद वह सोचना शुरू करता है, उसके अंदर विचार आने शुरू होते हैं। और बात करते हैं पियाजे जी की, तो उनका मानना है कि बच्चे को पहले संज्ञान आता है, पहले उसकी समझ बढ़ती है और उसके बाद वह भाषा सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेंडर पूर्वग्रह का, बी में दिया है जेंडर समता का, सी में दिया है जेंडर समानता और डी में दिया है जेंडर निष्पक्षता। यहाँ पर बाकी तीनों पॉइंट बी सी और डी जो है ये पॉजिटिव हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर जब महिलाओं से पुरुषों को अधिक दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जेंडर पूर्वग्रह बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक शिक्षक और शिक्षिका को कैसा होना चाहिए? पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती हैं। कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं और कुछ को समय लगता है, तो इस चीज़ को जो है एक अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा।
देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है केवल अच्छे बच्चों पर ही ध्यान दे, जो वीक हैं, जो सीखने में समय लगाते हैं, उन पर ध्यान न दे, तो ये रोंग हो जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। उसको पता है कि कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, कुछ को सीखने में समय लग रहा है, तो इस बात को वह नज़रअंदाज करे, तो ये भी रोंग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पर आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, ये भी रोंग हो जाएगा। सी में दिया है चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। और डी में दिया है सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं अनिवार्य करें, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करना, तो ये क्या कहलाता है, जो गतिविधि बच्चे की चल रही है, जो बच्चा सीख रहा है, उसी में उसकी भागीदारी का आकलन करे कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। ये जो है आकलन का सही उपयोग है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। यहाँ पर बात हो रही है बाधा की, अर्थात नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ए में दिया है अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, तो जहाँ पर बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करने की बात आती है तो ये पॉजिटिव है, इसलिए कट कर देंगे। बी में दिया है खुले अंत वाले प्रश्न, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको भी आप कट करेंगे। सी में दिया है गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करना, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको आप कट कर देंगे। यहाँ पर नेगेटिव हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रट कर याद करना, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करना, यहाँ पर रटना, रोट लर्निंग को बढ़ावा देना, ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर आप प्रोत्साहित को देखकर ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, पर यहाँ पर जो शुरू में दिया हुआ है रट कर याद करना और कंठस्थीकरण, ये नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चे के समालोचनात्मक चिंतन में बाधा का कार्य करते हैं, रटना और कंठस्थीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये पेडागोजी की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।